हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं ख़ास तौर से अपन ने पहले भी देखो आरपीएससी का जो यूनिट 3 का पोर्शन है वो अपन ने स्टार्ट कर रखा है हालांकि, और उसका आज का जो वीडियो है वो शायद 10वां नंबर का होगा, 10 नंबर का। और अपने इसमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो बनते हैं जो अपनी बुक के अंदर मेंशन है वो सभी का अपन डेली रिवीजन कर रहे हैं, डेली क्लास लेके आ रहा हूँ इस टाइम पर। तो सभी स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो सके। और आपका पीजी लेवल का जो सिलेबस है उसकी मैं गारंटी लेता हूँ कि मोस्टली क्वेश्चंस आप इसी मिस कर पाओगे। कहीं भी आपके कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि आप लोग नहीं कर पाओगे। अगर आपने ये पूरी जो भी क्लासेस में बना पाऊँगा वो पूरी सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस बना रहा हूँ, तो उसमें से पूरा टॉपिक मैं आपको कवर कर दूंगा। और जिन्होंने बुक नहीं ली है वो फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, बाई पोस्ट भी आप लोग परचेज कर सकते हैं। आज का अपना टॉपिक जो है वो अपन स्टार्ट करने वाले हैं, वो देखते हैं आइसो इलेक्ट्रिक फॉक्सिंग। ठीक है ना, आइसो इलेक्ट्रिक फॉक्सिंग। आइसो इलेक्ट्रिक फॉक्सिंग जो टर्म है इसमें देखो प्रोटीन को उनके पीएच के आधार पर सेपरेट करते हैं। किस आधार पर? पीएच के आधार पर, कि अलग अलग प्रोटीन है, अलग अलग प्रोटीन के ऊपर अलग अलग क्या होता है, चार्ज होता है। लेकिन सभी प्रोटीन के जो चार्ज होते हैं वो किसी न किसी पीएच के ऊपर क्या होते होंगे, न्यूट्रल होते होंगे। उसी न्यूट्रल जो चार्ज है उसको यूज में लेते हुए अपन क्या करते हैं, प्रोटीन को सेपरेट करते हैं। जहाँ भी जो प्रोटीन एमिनो एसिड जो उनके हैं जहाँ पर वो न्यूट्रल होंगे, मतलब एक जेल है, ठीक है ना, ये जेल है, इस जेल में क्या बनाया आपने, पीएच के ग्रेडियंट बनाए। इस प्रकार से पीएच के अपन क्या बनाते हैं, अलग अलग पीएच के ग्रेडियंट बनाते हैं। तो आपने यहाँ से सैंपल डाला है प्रोटीन को, प्रोटीन इधर जाएगी या फिर बीच में डाल दो, चलो आप सैंपल। अब इसमें डिपेंड करेगा कि इधर तो माइनस वाले चार्ज हैं और इधर प्लस वाले चार्ज हैं, मतलब इधर जो 7 से नीचे की तरफ है और इधर 7 से ऊपर की तरफ है, 14 के ऊपर 14 की तरफ है। ठीक है ना, तो प्रोटीन जो है जहाँ उसका चार्ज न्यूट्रल होगा वहाँ जाके वो रुक जाएगा। हो सकता है उसका चार्ज इधर पॉजिटिव मिलने से न्यूट्रल हो सकता है कोई पॉजिटिव प्रोटीन हो उसका नेगेटिव चार्ज मिलने से क्या हो, न्यूट्रल हो। कोई नेगेटिव प्रोटीन है वो पॉजिटिव की तरफ जाएगी, यहाँ न्यूट्रल हो। तो इस आधार पर प्रोटीन जो है उसके न्यूट्रल प्रोटीन का जो नेचर है उस आधार पर अपन क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। प्रोटीन हो चाहे एमिनो एसिड हो, उसका वह चार्ज जिसके ऊपर चार्ज क्या हो, जीरो हो या न्यूट्रल हो, उसका क्या कहलाता है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहलाता है। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट किसे कहते हैं, किसी भी प्रोटीन या किसी भी मॉलिक्यूल का वह चार्ज जिसके ऊपर उसका टोटल नेट चार्ज क्या हो, जीरो हो या न्यूट्रल हो, वो उसका क्या कहलाता है, आइसो इलेक्ट्रिक फॉक्सिंग कहलाता है। उसी के बेसिस पे अपन क्या करते हैं, यहाँ पर प्रोटीन को सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आपको इतनी डिटेल पूछी नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी आप कहीं भी एग्जाम में बैठोगे तो भी आपको यूज में आएगी। ठीक है ना, यहाँ पे आपको मैं सिंपल सा जो भी टर्म है वो आपको ले चलता हूँ। इसमें प्रोटीन को उनकी नेटिव कन्फर्मेशन में ही सेपरेट किया जाता है, जिससे उनकी स्ट्रक्चर व एंजाइम की प्रॉपर्टीज या एक्टिविटी बनी रहती है। ठीक है ना, अपन क्या चाहते हैं कि प्रोटीन जो है उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी मॉडिफिकेशन ना हो, ना ही उनके बॉन्ड तोड़ना चाहते हैं अपन, ना ही उनके केमिकल स्ट्रक्चर चेंज करना चाहते हैं अपन। जो नेचर में जैसी है फंक्शनल, उसको वैसे की वैसे अपन सेपरेट करना चाहते हैं। तो आइसो इलेक्ट्रिक फॉक्सिंग जो है उसमें सबसे बेस्ट है, उनके पीएच के आधार पर सेपरेट कर लो। इसमें प्रोटीन को आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पीआई के बेसिस पर सेपरेट किया जाता है। पीआई बेसिस किसे कहते हैं अपन, जहाँ पर उनका चार्ज है, नेट चार्ज क्या हो जाए, जीरो हो जाए, वो उसका पीआई कहलाता है। आगे अपन देखेंगे इसमें पीएच के ग्रेडियंट बनाए जाते हैं, जो भी मैंने डायग्राम बना के बताया। इसमें प्रोटीन का नेट चार्ज जहाँ न्यूट्रल हो जाता है या जीरो हो जाता है, वहीं पर प्रोटीन क्या हो जाएगी, माइग्रेशन करना उसका रुक जाता है। इसमें पीएच ग्रेडियंट जो है 3 से 12 पीएच के बनाए जाते हैं, क्योंकि मोस्टली प्रोटीन की पीएच है वो 4 से 7 तक ही होती है, लेकिन फिर भी अपने ग्रेडियंट ज़्यादा बना देते हैं, 3 से लेकर 12 तक बना देते हैं। प्रोटीन जिन पर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होते हैं वो लो पीएच की तरफ मूवमेंट करें, मतलब पॉजिटिव आयन की तरफ, वो लो पीएच की ओर या एनोड की ओर मूवमेंट करते हैं, जहाँ पीएच उनकी क्या हो जाएगी, न्यूट्रल हो सके, मतलब पीआई पर वो पहुंच सके। और जहां उसकी पीआई होगी, न्यूट्रल चार्ज होगा, वहां पर जाके वो रुक जाएगा। इसी प्रकार से हाई प्लस चार्ज वाली जो प्रोटीन है वो कहाँ जाएगी, हाई पीएच की तरफ जाएगी, नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो वहाँ पर वो कैथोड या हाई नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है, और वहाँ पर न्यूट्रल जहाँ पे उनका चार्ज होगा, पीआई जहाँ प्राप्त होगा, वहाँ पे जाके वो रुक जाएगा। तो ये जैसे मैंने दे रखा है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कहाँ पे जा रही है, नेगेटिव की तरफ, और नेगेटिव है वो कहाँ जाएगी, पॉजिटिव की तरफ। ये नॉर्मल आप समझ सकते हो बुक से भी। आगे अपन देखेंगे यहाँ पर 2D
2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। हालांकि देखो इसमें तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके कहीं भी नहीं पूछी जाएगी। इसमें से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में से जो चीज़ें पूछी जानी थी वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। फिर भी देख लो हल्का सा, इसमें SDS पेज बेस्ड टेक्निक है, ठीक है ना। SDS सोडियम डोडेसाइल सल्फेट जो है उसमें नेगेटिव चार्ज होता है और एक बायो डिटर्जेंट के रूप में काम करता है, प्रोटीन को नेगेटिव चार्ज है वो प्रोवाइड करवाता है। इसमें जो अपन देखेंगे आइसोइलेक्ट्रिक फॉक्सिंग जो है वह SDS पेज बेस्ड होती है। इसमें प्रोटीन को 2 बार सेपरेट किया जाता है। अगर बड़ी प्रोटीन हो, मान लो फोल्डेड प्रोटीन हो, बड़ी प्रोटीन हो, अगर उनको सेपरेट करना चाहते हो आप तो 2 बार आप सेपरेट कर सकते हो। पहला जो मेथड है वो कौन सा यूज़ में लेना, आइसोइलेक्ट्रिक फॉक्सिंग जो अपन पढ़ चुके हैं, पहले इस मेथड से सेपरेट करो। फिर दूसरा मेथड कौन सा आ जाएगा, SDS पेज है उससे सेपरेट करो। तो ये 2 मेथड है। एक चीज़ है, सैंपल प्रोटीन को जेल में देखने के लिए निम्न डाई यूज में ली जाती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हालांकि अपन हर वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं कि प्रोटीन को स्टेन करने के लिए कौन सी डाई जो है वो यूज में ली जाती है। तो कोमासिन जो ब्रिलियंट ब्लू है, एक तो ये डाई यूज में आ गई, और एक सिल्वर स्टेनिंग डाई है, मोस्टली यूज आती है सिल्वर स्टेनिंग डाई। पॉलीएक्रिल एमाइड जेल में मिलाई जाती है, ये ब्राउन या ब्लैक कलर की दिखाई देती है। सिल्वर आयन मोस्टली एमिनो एसिड्स के, इनमें जो डाई है ये सिल्वर जो नाइट्रेट है ना, ये वाली डाई सिल्वर स्टेनिंग, इसकी बात करें अपन। सिल्वर आयंस जो होते हैं मोस्टली एमिनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप, खासतौर से कौन से एमिनो एसिड्स, एस्पार्टेट और ग्लूटामेट के इमिडाजोल, हिस्टिडीन कैजुरिंग होती है ना इमिडाजोल, सल्फोहाइड्राइल सिस्टीन तथा एमाइन मतलब लाइसिन के साथ में बाइंड होते हैं। ये चीज़ें कोई नहीं पूछेगा आपसे भाई, इसलिए इसमें तो आपको ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। पल्स फील्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये ज़रूर इसका जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बता दूंगा। पल्स फील्ड का मतलब होता है कि इसमें अलग अलग इलेक्ट्रिक चार्ज है वो दिया जाता है। जैसे मान लो कि यहाँ पर अपन देखेंगे, चलो यहाँ बना देता हूँ, जैसे ये है, थोड़ा सा इसको, ये जो है इसमें क्या किया अपन ने, एक चार्ज इधर से देंगे, एक चार्ज इधर से देंगे, एक चार्ज इधर से, एक चार्ज इधर से, एक चार्ज इधर से। इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, किसी भी प्रोटीन को सेपरेट करने के लिए अपन क्या करते हैं, अल्टरनेट चार्ज देते हैं। पल्स फील्ड, एक बार इधर से दिए और एक बार इधर से दिए, 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 एक बार इधर से दिए। तो जो प्रोटीन जिधर पॉसिबल होगा वो वहीं अपने नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव की ओर, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, मतलब जो भी लार्ज प्रोटीन है उनको सेपरेट करने के लिए, सबसे लार्ज प्रोटीन जो सेपरेट है उनको करने के लिए, क्रोमोसोम को भी सेपरेट करने के लिए खासतौर से कौन सी यूज में आती है, पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो सबसे बेस्ट टेक्निक है। ये आपको याद रखना भाई। देखो इसकी मेन जो भी चीज़ें हैं वो अपन देख लेते हैं थोड़ा सा। नॉर्मल डीएनए फ्रेगमेंट 50 किलो बेस पेयर तक को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है ना। 50 किलो बेस पेयर तक होगी तो नॉर्मल सी बात है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से आप सेपरेट कर पाओगे। लेकिन लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट नहीं कर पाते क्योंकि बड़े साइज के डीएनए एग्रोज पोर में फंस जाते हैं, इसलिए वो सेपरेट नहीं हो पाते हैं। इसलिए वेरी लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट को पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट किया जाता है। इसमें अल्टरनेट करंट दिया जाता है। एक इसका साइंटिस्ट का नाम वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। टेक्निक को भी आप याद रखना कि ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसमें अल्टरनेट करंट दिए जाते हैं और बड़े डीएनए के फ्रेगमेंट को सेपरेट किए जाते हैं। फोल्डेड प्रोटीन को सेपरेट कर सकते हो आप, क्रोमोसोम को सेपरेट कर सकते हो आप। तो पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सबसे बेस्ट मेथड है। इसमें आप देखोगे इस टेक्निक को साइंटिस्ट का नाम जरूर याद रखना भाई। 1984 के अंदर, 1984 में सिवर्ट एंड कैंटोर ने डेवलप की थी। आगे अपन देखिए, इस टेक्निक में वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, साइंटिस्ट का नाम जरूर याद रखना आप। इस टेक्निक में इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिएंटेशन को बार में चेंज किया जाता है। एक बार इधर से दिया, एक बार इधर से देना, एक बार नीचे से देना, एक बार ऊपर से देना। तो क्या करते हैं, अल्टरनेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपन क्या करते हैं, डायरेक्शन चेंज करते हैं उसकी। इस टेक्निक के द्वारा 10 मेगा बेस पेयर से बड़े डीएनए फ्रेगमेंट को भी सेपरेट किया जा सकता है, ठीक है ना, बड़े फ्रेगमेंट को भी। इस मेथड में एग्रोज जेल को यूज में लिया जाता है तथा
एक समय पर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया जाता है। मैंने बताया ना, एक आपको इधर से दे रहे हो तो एक इधर से दे रहे हो आप, एक इधर से दे रहे हो तो एक इधर से दे रहे हो आप, ठीक है ना। जिधर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उधर जाएगा वो किस पे डिपेंड करेगा? प्रोटीन के नेचर पर। ये करंट अल्टरनेट दिया जाता है, फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ तथा दूसरे को अपन क्या करते हैं? ऑन कर देते हैं। वर्तमान में यहाँ पर अपन देखेंगे पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए मल्टीपल इलेक्ट्रोड वाली हेक्सागोनल एरे यूज में ली जाती है। हेक्सागोनल मतलब जिसके 6 कॉर्नर, अभी मैंने स्ट्रक्चर डायग्राम बनाई थी बेंजीन वाली, सेम उस प्रकार की जो प्लेट है वो यूज में ली जाती है। इसमें अपन देखेंगे काउंटर क्लैम्प्ड होमोजेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड एक एडवांस टेक्निक है। ये इसमें कोई नहीं पूछा जाएगा, आपको तो याद रखना भाई, और जो मैंने इसमें बातें बताई है वो आपको याद रखनी है और कुछ नहीं है इसमें। एग्रोजेल 0.05 मतलब 0.5 से 2% यूज में ली जाती है न्यूक्लिक एसिड के सेपरेट करने के लिए। एग्रोजेल, ठीक है ना। यहाँ पे अपन किसके लिए है? ये डीएनए को सेपरेट करने के लिए। कितने डीएनए को सेपरेट कर सकता है? 50 से 50 किलो बेस पेयर, 50 बेस पेयर से 50 किलो बेस पेयर। पॉलीएक्रिल एमाइड जो है वो 5 से 3 किलो बेस पेयर डीएनए को सेपरेट कर सकता है। ये हालांकि इसमें कोई पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिक जो बफर होता है जिसमें जेल को क्या किया जाता है? रन किया जाता है, ठीक है, जिसमें जेल को रखा जाता है और करंट सप्लाई किया जाता है, वो बफर जो होता है उसे क्या कहते हैं अपन? रनिंग बफर कहते हैं, ठीक है ना। रनिंग बफर, इसमें करंट फ्लो किया जाता है। न्यूक्लिक एसिड के लिए मोस्टली TAE ट्रिस एसीटेट EDTA और TBE ट्रिस बोरेट EDTA को यूज में लिया जाता है। ये मैं कह रहा हूँ आपको नहीं पूछा जाएगा, फर्स्ट ईयर में तो नहीं पूछा जाएगा। नेट सेट के लिए पूछा जा सकता है लेकिन आपको नहीं पूछा जाएगा। टी बफर ये नहीं पूछा जाएगा आपको, इतना इसमें ज़्यादा वो नहीं देना है। ये भी नहीं पूछा जाएगा आपको। डेंसिटी ग्रेडियंट, ग्लिसरॉल, सुक्रोज, हाँ ये जरूर थोड़ा सा याद रखना कि डेंसिटी ग्रेडियंट को बनाए रखने के लिए क्या यूज में लिया जाता है? तो ग्लिसरॉल है, सुक्रोज को यूज में लिया जाता है। साल्ट जो है, इसमें साल्ट के रूप में क्या आता है? ट्रिस क्लोराइड यूज में आता है। मेटल कैलेटर जो है ना, ये मेटल कैलेटर EDTA जो है वो यूज में आता है। और ये पहले भी अपन पढ़ चुके हैं भाई, EDTA का इनका सबका रोल जो है मैं पहले बता चुका हूँ आपको। डीएनएज को अपने फंक्शन करने से रोकता है, डीएनए की प्रोटेक्शन करता है। मैग्नीशियम और ये जो भी पॉजिटिव आयन है उनको अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण से सेल है पेक्टिन जो है वो प्रॉपर रूप से जुड़ नहीं पाती है और सेल क्या होने लगती है? सेपरेट होने लगती है। इसका मतलब प्रोटोप्लास्ट को सेपरेट करने के लिए भी EDTA को यूज में लिया जाता है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है ना। ये इसमें कोई खास नहीं है। लोडिंग डाई जो है, खासतौर से डाई कौन सी यूज में आती है कि सैंपल आप जब लोड करते हो इसमें तो कौन सी डाई आती है? जाइलेनो साइनोल और ब्रोमोफिनॉल ब्लू और ब्रोमो क्रेसोल ग्रीन। ये इतना भी, ये भी नहीं पूछा जाएगा आपसे, कोई खास ज़्यादा नहीं है। और ये भी मैंने बता ज़रूर रखा आपको कि स्टेन अगर आपको करना है, स्टेन फॉर डीएनए को स्टेन करना है किसमें? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। एग्रो जेल के अंदर तो कौन सी डाई यूज में आती है? देखो, एक तो ये है गोल्ड वाली SYBR गोल्ड। हाँ हो सकता है कई बार आपको नाम ऐसे ही दे दिया जाए, इनमें से कौन सी डाई है जो डीएनए को स्टेन करने के लिए यूज में आती है, तो नाम सुना हुआ रहे तो बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर SYBR गोल्ड, SYBR ग्रीन, ठीक है ना। ये अल्ट्रा वायलेट की उपस्थिति में शो करती है, मतलब कलर इमिट करती है। क्रिस्टल वायलेट है और एक मेथाइलिन ब्लू है। ये भी इनको अल्ट्रा वायलेट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसको? क्रिस्टल वायलेट की और मेथाइल ब्लू की। क्रिस्टल वायलेट तो वैसे भी अपन बैक्टीरियल स्टैनिंग में यूज में लेते हैं, उसमें का अल्ट्रा वायलेट से देखते हैं अपन, नॉर्मल माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं उसको तो। लेकिन जो ऊपर दे रखी है वो गोल्ड और ग्रीन वाली SYBR, इनको अल्ट्रा वायलेट के प्रेजेंस में ही आप देख सकते हो। इसके अलावा इथिडियम ब्रोमाइड मैंने पहले आपके साथ में डिस्कशन कर भी चुका हूँ मैं। आगे अपन आ जाएगा सेंट्रीफ्यूगेशन। अगली जो टेक्निक है वो कौन सी है? सेंट्रीफ्यूगेशन। यहाँ पे कौन सी आ जाएगी? सेंट्रीफ्यूगेशन। देखो भी, सेंट्रीफ्यूगेशन का नाम से भी है। यहाँ पे आप देखोगे किसी भी चीज़ को, जैसे मान लो कि अपन क्या करते हैं, पहले आप लोगों ने बचपन में खेला हो कि अपन एक धागा लेते हैं, धागे के एक पत्थर बांधते हैं और उसको पहले अपन क्या करते हैं? धीरे धीरे ऐसे घुमाते हैं, ऐसे घुमाते जाएंगे, उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी, पहले वो ऐसे है, स्पीड बढ़ती जाएगी, वो ऐसे हो जाएगा, है ना, ऐसे हो जाएगा। लास्ट में कंडीशन ऐसी आएगी कि जो वो धागा आप घुमा रहे हो वो ऐसे स्ट्रेट हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल,
ठीक है ना, उसकी स्पीड के साथ में ही। तो किसी भी मॉलिक्यूल्स को, आयंस को, किसी भी बायोमोलिक्यूल्स को उनकी डेंसिटी ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग अगर आप उनको सेपरेट करना चाहते हो, उनकी साइज़ के अकॉर्डिंग सेपरेट करना चाहते हो, तो सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स सबसे बेस्ट टेक्निक, सेंट्रीफ्यूगेशन जो टेक्निक है वो सबसे बेस्ट है। इसमें सेल के जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उनको सेपरेट कर पाते हो, डीएनए है उनको सेपरेट कर पाते हो, अदर कोई भी जैसे फैट निकालना है मिल्क से वो निकाल पाते हो आप। हर चीज़ इसी के ऊपर डिपेंड जो है वो करता है। सेंट्रीफ्यूगेशन में सिंपल सा मेथड है कि नीचे की तरफ एक मोटर लगी होती है, उस मोटर के बीचों बीच में जो एक्सेस होता है, जैसे मान लो यहाँ पर देखेंगे ये मोटर लगी हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे एक एक्सेस लगा हुआ है, इस एक्सेस के ऊपर यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब होल्डर लगा होता है, ऐसे टेस्ट ट्यूब होल्डर लगे हैं ऐसे, ठीक है ना, यहाँ पर। और उनमें क्या डालते हैं पर टेस्ट ट्यूब डालते हैं सैंपल वाली जो भी है, और यहाँ से मोटर क्या होगी, इसको रोटेट करेगी। तो यहाँ से जो मोटर है वो ऐसे रोटेट करती जाएगी, रोटेट करेगी, तो ये भी क्या होगा अपने एक्स के ऊपर, ये एक्स इसका, इस एक्स के ऊपर ये स्पीड से घूमता जाएगा, इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। और ये अभी टेस्ट ट्यूब ऐसे ही नीचे, जैसे स्पीड बढ़ाओगे वैसे 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 इसकी ऐसे आ जाएगी हॉरिजॉन्टल। तो इसका मतलब जो भी इसमें मटेरियल होगा, इसमें जो मटेरियल होगा वो क्या होगा, हैवी मटेरियल जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे जो नीचे टेस्ट ट्यूब ये है, तो यहाँ जो होगा वो तो यहाँ जाएगा हैवी मटेरियल जो है, और जो लाइट वेट वाले वो सब ऊपर टेस्ट ट्यूब के ऊपर की तरफ प्राप्त होगा आपको। तो इस प्रकार से आपके जो हैवी पार्टिकल्स है वो नीचे की तरफ सेट हो जाएंगे। किस फोर्स के कारण से, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से, ठीक है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा अपन देख लेते हैं, इसके बारे में कौन सी चीज़ें आपसे पूछ जाते हैं। हालांकि इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, साइंटिस्ट का नाम सबसे इंपॉर्टेंट है इसके लिए, तो सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए। तो यहाँ पे अपन देखेंगे इस टेक्निक को जी स्टोक ने, है ना, STOKES ने डेवलप किया था। ये थोड़ा सा आपको क्या करना है, याद रखना है। यह एक इम्पोर्टेंट टेक्निक है, इसके द्वारा लिक्विड में सस्पेंडेड मतलब घुले हुए सस्पेंडेड मटेरियल को, बायोमोलिक्यूल को सेपरेट करते हैं। सूखी चीज़ को नहीं कर सकते भाई, लिक्विड में होना चाहिए, तभी तो नीचे बैठेगा पेंदे में। इसमें मॉलिक्यूल के सेपरेशन के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दो चीज़ें होती हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है सेंटर की तरफ लेके आता है, ठीक है ना। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं ऐसे एक एक्स बनाता हूँ और इसके ऊपर एक टेस्ट ट्यूब ऐसे बना देता हूँ, इसके ऊपर ये टेस्ट ट्यूब है। तो इसमें जो मटेरियल होगा वो कहाँ पे सेपरेट होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन, ये इसको इधर की तरफ लेके आएगा, एक्स की तरफ। ये जो एक्स की तरफ फोर्स लगता है वो क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्लस इसके ऊपर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, किसी भी पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं। और यहाँ जो बनेगी हैवी मटेरियल जो सेट होगा वो यहाँ सेट होगा, इस साइड में ऐसे। कभी आप देखोगे तो यहाँ पे सेपरेट होगा इस तरह, ये वाला पोर्शन। तो कौन से फोर्स इसके ऊपर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इसके अलावा ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है इसके ऊपर। और मॉलिक्यूल जो हैवी पार्टिकल्स है वो नीचे की तरफ सेट होते हैं, जबकि लाइट पार्टिकल है वो यहाँ पे आ जाएंगे ऊपर की तरफ, इस प्रकार से। ये ऊपर की तरफ हैवी लाइट पार्टिकल होते हैं इस प्रकार से। अगर सेल को आप सेपरेट करना चाहो, सेल के जो भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनको आप सेपरेट करना चाहो, इनमें सबसे देखोगे तो सबसे हैवी जो पार्टिकल्स है वो कौन सा होगा, न्यूक्लियस होगा। तो सबसे पहले न्यूक्लियस पार्टिकल्स आएगा नीचे की तरफ, और सबसे ऊपर की तरफ आप देखोगे तो ऊपर क्या मिलेगा आपको, राइबोसोम मिलेगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज पे डिपेंड करता है कि वो क्या पूछना चाह रहा है आपको, ठीक है ना। आगे अपन देखें, इसमें पार्टिकल का सेपरेशन उनकी सेडिमेंटेशन रेट के आधार पर, सेंट्रीफ्यूगल फील्ड के आधार पर किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वही है। पार्टिकल्स की सेडिमेंटेशन रेट डिफरेंट फैक्टर पर डिपेंड करती है, जैसे साइज है, पार्टिकल्स की डेंसिटी है जिसमें वो घुले हुए हैं, और उनकी शेप है। इसमें एक डिवाइस लगी होती है जो पार्टिकल को हाई स्पीड पर घुमाकर पार्टिकल्स को सेपरेट करता है, जिसे सेंट्रीफ्यूज कहते हैं। इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है, जो अपन डायग्राम से मैं बता चुका हूँ आपको। इसमें पार्टिकल को सेपरेट करने के अलावा इसका उपयोग फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे मॉलिक्यूलर वेट ज्ञात करना, शेप साइज को भी चेक कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। सेंट्रीफ्यूगल जो है वो दो प्रकार की होती है। प्रीपरेटिव सेंट्रीफ्यूगल एक प्रकार के मटेरियल को सेपरेट करता है, ये तो इतना खास नहीं है। एनालिटिकल जो है उसकी मतलब मात्रा को ज्ञात किया जा सकता है, मटेरियल फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर किया जा सकता है। इसमें सॉल्यूशन में सस्पेंशन पार्टिकल्स अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से नीचे की तरफ और सेटल होते हैं। ये लाइन मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है इसके ऊपर। ग्रेविटेशनल फोर्स केवल
पार्टिकल के मास पर डिपेंड करता है। सीधी सी बात है, जो पार्टिकल जितना हैवी होगा वो उतना ही नीचे की तरफ सेट होगा। ये अपन भी जानते हैं, कोई भी चीज़ ऊपर फेंकते हैं, कोई भी दो चीज़ ऊपर से फेंकते हैं, एक हल्की और एक हैवी, तो हैवी जो होगी वो सबसे पहले नीचे पहुंचेगी, सेम वही है। अर्थात पार्टिकल के चार्ज व शेप व केमिकल कंपोजिशन पर डिपेंड नहीं करता है, मास पे डिपेंड करता है। जो हैवी होगा पहले नीचे सेट होगा। स्मॉल पार्टिकल मास के ग्रेविटेशनल फोर्स पर्याप्त नहीं होता है, इसलिए एक्शनल फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिससे पार्टिकल की सेडिमेंटेशन रेट बढ़ा दी जाती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के क्या करता है, सहायता करता है, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे मान लो आपने नॉर्मल जैसे टेस्ट ट्यूब है, नॉर्मल आपने ऐसे रखा तो कितना टाइम लगेगा कि वो नीचे की तरफ सेट हो पार्टिकल्स, लेकिन उसी को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू अगर आप उसी को अपने एक्स के ऊपर घुमाते हो तो वो हाई स्पीड से नीचे की तरफ बैठ जाएगा। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स को बढ़ाने के लिए, कई गुना बढ़ाने के लिए कौन सा फोर्स यूज में लेते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो यूज में आता है। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स को, देखो ग्रेविटी को 10 लाख गुना अधिक कर देता है, ठीक है ना। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला है भाई, हालांकि कोई पूछा नहीं जाता ये इसमें फोर्स लगने वाले हैं। कौन से फोर्स लगा रखे हैं यहाँ पर, बॉइंट फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। यहाँ पे अपन थोड़ा सा इसको देखेंगे। जब कण सॉल्यूशन में नीचे की ओर गति करते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स द्वारा गति का विरोध किया जाता है। यह नेट फोर्स बल के विपरीत दिशा में लगता है। ये चीज़ें नहीं पूछी जाती है आपसे इतना। सेडिमेंटेशनल कोफिशिएंट सेंट्रीफ्यूगल त्वरण के वेग के अनुपात होता है। ये भी इतना नहीं, कोई नहीं है आपको। हाँ, ये जरूर आपको भाई जो सेडिमेंटेशन जो यूनिट है, ठीक है ना, सेड वर्ग जो यूनिट है, जैसे मान लो राइबोसोम है, सेंट्रीफ्यूज में जो भी चीज़ें आप करते हो वो एस में यूनिट में आप मापते हो उसको। जैसे राइबोसोम को अपन जानते हैं कितना होता है, 70 एस है या फिर 80 एस है। तो एस जो है वो क्या है, स्वेड वर्ग है या सेडिमेंटेशन जो यूनिट है वो है उसकी, मतलब कितनी फोर्स के साथ वो नीचे बैठती है वो उसकी यूनिट कहलाती है, एस के द्वारा डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर एस जो है एक सेकेंड यूनिट है, ठीक है ना। 1 × 10⁻13 का अवसादन गुणांक, एस एक स्वेड वर्ग का अगर मान पूछा जाए तो कितना है, 1 × 10⁻13 के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो एक यूनिट के नाम सेंट्रीफ्यूज का नाम दिया जाता है, जो स्वेड वर्ग के नाम से रखा गया है, जो साइंटिस्ट इन्होंने दिया था। ये कोई डिफरेंस नहीं है। ये डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब कोई भी चीज़ के बीच में जो डिफरेंस कर सके, है ना, वो क्या कहलाती है, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन कहलाता है। ये एक सिंपल प्रकार का मेथड है। इसमें अलग अलग डेंसिटी या साइज के पार्टिकल को डिफरेंट रेट के ऊपर सेडिमेंट किया जाता है। लार्ज व मोस्ट डेंस पार्टिकल जो होता है वो बॉटम में बैठ जाता है, जबकि जो डेंस या स्मॉल लेस डेंस जो होता है या स्मॉल पार्टिकल होते हैं वो टॉप के ऊपर रह जाते हैं, जो अपन बात कर चुके हैं। ये सेडिमेंटेशनल रेट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की सहायता से बढ़ाया जा सकता है। इसमें मोस्टली सब सेलुलर कंपार्टमेंट को भी सेपरेट किया जा सकता है। मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर आपको सेल ऑर्गेनल को सेपरेट करना हो, कौन सा मेथड आप यूज में लोगे, तो आप कहोगे सुक्रोज डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड। क्या, सुक्रोज डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड जो है सेंट्रीफ्यूज के अंदर आप यूज में लोगे। उसमें सेल ऑर्गेनल्स को आप उनकी साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट कर पाओगे। यदि आपको डीएनए और आरएनए सेपरेट करना हो तो कैल्शियम सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट के द्वारा आप सेपरेट कर पाओगे। ये टर्म मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आप डेली अगर वीडियो देखते हो तो डेली आपके माइंड में वो चीज़ें फीड हो जाएगी, इस चीज़ के लिए पर्टिकुलर टर्म है। तो जब भी आप एग्जाम में बैठो तो वो टर्म एग्जाम आपके माइंड में एग्जैक्ट याद होनी चाहिए, ताकि मिस ना हो, सिली मिस्टेक्स ना हो आपसे, ठीक है ना। यहाँ पे अपन देखेंगे सब सेलुलर कंपार्टमेंट, मतलब कोशिका की जितनी कोशिकांग है वो सेपरेट करने के लिए सबसे पहले सेल को क्या किया जाता है, ब्रेक किया जाता है, सॉल्यूशन तैयार करते हैं जिसमें सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में रखा जाता है। अब इसे लो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर लॉन्ग टाइम के लिए क्या किया जाता है, सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, जिससे सबसे हैवीएस्ट जो पार्टिकल है सब सेलुलर है वो नीचे की तरफ इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे न्यूक्लियस है और अनब्रेक्ड सेल पार्टिकल्स है। ऊपर की तरफ देखेंगे, ऊपर की तरफ जो पार्टिकल बचता है उसे क्या बोलते हैं, सुपरनेटेंट बोलते हैं। सुपरनेटेंट को सावधानीपूर्वक यहाँ पे निकाल लेते हैं और उनको सेंट्रीफ्यूज में वापस से हाई स्पीड से उसको क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज किया जाते हैं, जिससे डिफरेंट साइज और डेंसिटी के सब सेलुलर जो कंपार्टमेंट है या फिर पार्टिकल्स हैं उनको सेपरेट किया जा सकता है। डेंसिटी ग्रेडियंट
ये भी वही है, जिसकी ज़्यादा डेंसिटी होगी नीचे की तरफ बैठेगा, डेंसिटी कम होगी वो ऊपर की तरफ रहेगा। ये इतना कोई ख़ास नहीं है आपको। यहाँ पे थोड़ा सा देख लो भी आप लोग। सबसे पहले नीचे की तरफ जो देखेंगे, सबसे नीचे की तरफ क्या बैठेगा, तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे नीचे की तरफ जो बैठेगा वो यहाँ पे टॉप दे रखा है। यह मेथड सेलुलर ऑर्गन को सेपरेट करने के लिए यूज़ में लिया जाता है, सुक्रोज यूज़ में लिया जाता है। यहाँ पे जो नीचे की तरफ देखेंगे अपन, ये टॉप नहीं है, नीचे की तरफ है ना, ये नीचे की तरफ सबसे पहले क्या मिलेगा, जो सेल का ब्रेकेज है वो मिलेगा, फिर न्यूक्लियस आएगा, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, प्रोक्सिसोम आएगा, फिर फ्रेगमेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ER आएगा, फिर ऊपर की तरफ क्या आएगा, राइबोसोम आएगा, सबसे ऊपर की तरफ क्या आएगा, साइटोसोल आएगा। ठीक है ना, सबसे ऊपर की तरफ साइटोसोल आता है। ये जो टर्म है आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है ना, इसमें भी कोई खास आपसे क्वेश्चन शायद इसमें बन सकता है। हाँ, ये जरूर इसमें थोड़ा सा भी आपको याद रख लेना, आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन जो है वो किस लिए काम आता है। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं डेंसिटी को बेसिस पर सेपरेट मॉलिक्यूल को डेंसिटी के बेसिस पर सेपरेट करता है। इसमें पार्टिकल की शेप और साइज़ के डिपेंड नहीं करता है। यह टेक्निक मोस्टली सिमिलर साइज लेकिन डिफरेंट डेंसिटी पार्टिकल को सेपरेट करता है। जैसे न्यूक्लिक एसिड को सेपरेट करने के लिए आइसोपिकनिक जो सेंट्रीफ्यूगेशन है वो यूज़ में ली जाती है। इसमें डेंसिटी ग्रेडियंट की सुक्रोज या सीजियम क्लोराइड मोस्टली यूज़ में लिया जाता है। ठीक है ना, इस टेक्निक में मोस्टली DNA, RNA और प्रोटीन को सेपरेट किया जाता है। RNA की बाउंड डेंसिटी जो है हाई पैलेट एट द बॉटम, नीचे की तरफ बनता है RNA की। ठीक है ना, और फिर उससे नीचे DNA की, और उससे सबसे ये देखेंगे प्रोटीन वेरी लो बैंड, मतलब सबसे टॉप के ऊपर मिलेगा आपको। ठीक है ना, प्रोटीन तो सबसे नीचे कौन सा मिलेगा आपको, यहाँ पे आप देखोगे RNA, फिर उसके ऊपर DNA और उसके ऊपर प्रोटीन। इस प्रकार से आपको इसको कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। किसमें, सीजियम क्लोराइड में करना भैया, आपको ये याद रख लेना बस। आप तो सीजियम क्लोराइड बार बार बता रहा हूँ आपको, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। यहाँ पे अपन देखेंगे सीजियम ग्रेडियंट डेंसिटी से लीनियर DNA को सेलुलर सर्कुलर DNA से भी सेपरेट किया जा सकता है। इथिडियम ब्रोमाइड इसमें यूज़ में लिया जाता है। ये मैंने पहले बता रखा है। इथिडियम ब्रोमाइड एक डबल हेलिक्स को 260 ट्विस्ट करता है, 260 डिग्री सेल्सियस डिग्री पर 260 डिग्री पर क्या करता है, ट्विस्ट करता है, रोटेट करता है। अगर 14 अणु मतलब 14 अणु अगर एक साथ उसमें यूज़ में लिया जाए, DNA के साथ में डाला जाए, तो एक DNA को पूरा टर्न जो है वो घुमा देता है, और DNA को क्या करता है, अनवाइंड करता है, मतलब ओपन कर देता है। ठीक है ना, ये इतना कोई चीज़ें आपसे नहीं पूछा जाएगा। ये क्रोमेटोग्राफी है भैया। अब आगे यहाँ पे जो टर्म है वो क्या है, क्रोमेटोग्राफी टर्म आएगा, जिसके बारे में कल अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक साथ में सभी टेक्निक पॉसिबल नहीं है। एक एक दो टेक्निक समझेंगे तो इजी वे में आपको समझ में आएगा, और आप लोग भी अच्छे से पहले वीडियो देखिए, और वीडियो के बाद में आप इस बुक को भी रीड कीजिए, ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो सके। फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट ज़रूर कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, और अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर कीजिए। आज के लिए अपनी क्लास यहीं कंप्लीट होती है। थैंक यू फ्रेंड्स।